मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल देश की राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ। 2 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़े हादसे की प्लानिंग की गई थी। हाल ही में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है गुजरात एटीएस के द्वारा। ऐसे ही एक्सप्लोजिव जो बरामद हुए फरीदाबाद के अंदर, जो अपने आप में बड़ी न्यूज बनी, और दिल्ली में धमाके। इससे यह पता चल रहा है कि हमारे देश में कुछ बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग चल रही थी, कुछ बड़ा करने की निरंतर प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इतनी बड़ी इंटेंसिटी में कि घटना घटित हो जिसने कई लोगों की जान ले ली हो, कईयों को घायल कर दिया हो, इतनी प्राइम लोकेशन पर ब्लास्ट हुआ हो, तो उससे संदिग्ध हरकत की बू आने लगी। इसी विषय पर फिलहाल जांच करने के लिए टीम जुटी हुई है। लेकिन जब इसी के समय, जिस समय यह घटना घटी, उससे कुछ देर पहले फरीदाबाद से कुछ डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास में विस्फोटक बनाने का सामान पकड़ा गया, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। लगभग 2900 किलोग्राम के आसपास की रिपोर्ट्स हैं कि इतना विस्फोटक बरामद हुआ। ऐसे में एक साथ ये देखना कि जिस समय दिल्ली में विस्फोट हुआ, उसी समय दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अ, वो लोग गिरफ्तार किए गए जिनके पास विस्फोटक थे, ये एक साथ चिंता का विषय बनता चला गया। फिर नजरें जाना शुरू हुई आज से 2 दिन पहले की घटनाओं पर। 2 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़े हादसे की प्लानिंग की गई थी, और वो हादसा ऐसा कि अगर वो घटित हो जाता तो हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। हालांकि हमारी सुचेतता ने, सशक्त प्रकार से सचेत होकर के, पूरी सुचिता के साथ भारतीय जो सर्विसेज हैं इन्होंने काम किया, सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, तकनीकी विशेषज्ञों ने काम किया। उस दुर्घटना से तो हम बच गए, लेकिन हजारों पैसेंजर्स को बड़ा नुकसान भी हुआ। घटना क्या थी? 6 और 7 तारीख के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी लगभग 800 से अधिक फ्लाइट्स को उतरने में और चढ़ने में दिक्कत हुई। एक बार के लिए इसे टेक्निकल ग्लिच समझा गया। कहा गया कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। इस तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट पर एक अव्यवस्था का माहौल रहा। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल है। आंकड़ों के हिसाब से चलें तो दुनिया में 9वें नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब यात्राएं होती हों। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बहुत ही बड़ी अव्यवस्था पनप गई। अव्यवस्था पनप गई जो हेडलाइन बनी कि 800 फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 800 फ्लाइट्स डिले क्यों हुई? क्योंकि 800 फ्लाइट्स ऐसा नहीं था जमीन पर थी तो उन्हें उठकर ऊपर जाना था। जो आसमान में थी उन्हें जमीन पर आना था, सवारियां उतारनी थी, नई सवारियां लेनी थी और फिर जाना था। एयरपोर्ट पर अचानक फ्लाइट्स का आना और फ्लाइट्स का जाना दिक्कत करने लग गया। कारण तलाशा गया कि दिक्कत क्या हो रही है फ्लाइट्स को अचानक। दिक्कत के बारे में दो बातें पता चली। पहला, फ्लाइट्स को नीचे का एयर स्ट्रिप दिख ही नहीं रहा है। बोले सर फॉग हो गया होगा, बारिश हो गई होगी, धुआं हो गया होगा, वैसे भी प्रदूषण बहुत चल रहा है दिल्ली में। नहीं, हवाई जहाज जब जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा था, जब लैंड होने की कोशिशें कर रहा था, तो उसका जो डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले पर उसे विजुअल्स ही नहीं दिखाई दे रहे थे, या विजुअल्स जो आ रहे थे वो फर्जी आ रहे थे। जहां पर उसका रनवे है, उस रनवे की जगह उसे खेत दिखाई दे रहे हैं, और जहां पर रनवे नहीं है वहां पर उसे रनवे दिखाई दे रहा है। मतलब उसको जहां उतरना है उस जगह उतरने के स्थान पर उसे कुछ और दिखाई दे रहा है। तो क्या पायलट्स का दिमाग खराब कर दिया गया? नहीं। पायलट्स उतरकर गर्दन निकालकर रनवे नहीं देखते हैं। पायलट्स अपने डिस्प्ले को देखते हैं, उनके विजुअल्स के आधार पर लैंड करते हैं। उनके अंदर का जो कॉकपिट है उसमें जो उन्हें नजारे दिखते हैं, सिग्नल से प्राप्त नजारे जो होते हैं, उनके आधार पर वो लैंडिंग प्लान करते हैं। लेकिन घटना क्या घटी? उन्हें जो घटनाएं मतलब चीजें दिख रही थी वो रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति के पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है? निश्चित ही कोई साइबर हमला हुआ हो। इसे साइबर स्पूफिंग कहा जाता है, यानी कि जीपीएस स्पूक कर दिया गया है। अब ये जो घटना घटी उस समय तो इसे केवल एक टेक्निकल ग्लिच मान करके ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन आज भारत के जो एनएसए हैं, भारतीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल साहब, उनकी टीम इस विषय की जांच करने पहुंच रही है कि यार 6-7 तारीख को जो हुआ था वो उस समय एक टेक्निकल ग्लिच मान लिया गया था, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच से कहीं ज्यादा था। साथियों, 5 तारीख की शाम को ही एडवाइजरीज आना शुरू हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से सूचनाएं आ रही थी कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। जानकारी दी जाना शुरू हुई थी, पैसेंजर्स को एडवाइजरी दी जाना शुरू हुई थी 6 तारीख के दिन सुबह सुबह भी, कि कुछ हमारी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं जिससे हम व्हीकल्स को उड़ा नहीं पा रहे हैं। फिर 6 तारीख के दिन में पहुंचते पहुंचते लगभग दोपहर में यह खबर आना शुरू हुई कि जीपीएस स्पूक हो रहा है, अर्थात जो सिग्नल है जिसको देखकर फ्लाइट उतरती है। अब जीपीएस स्पूक को मैं सही से समझाऊंगा भी कि ये होता क्या है, लेकिन एक आसान भाषा में समझिए। अगर आप कार में जीपीएस सिग्नल देखकर चलते हैं कि ये हमारी लोकेशन है जहां हमें पहुंचनी है, कई बार आप नहीं सुनते
कि गूगल तो दिखा रहा था हाईवे से सीधी सड़क, लेकिन वहां पर पुल टूटा हुआ था और व्यक्ति जीपीएस सिग्नल देख करके जाकर पुल में गिर पड़ा। ऐसी स्थितियां देखते हैं ना आप। जीपीएस का जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ऐसा ही डिस्प्ले हवाई जहाज को भी देखना होता है। हवाई जहाज को ज्यादा निर्भरता करनी होती है जीपीएस के ऊपर। आप और हम तो फिर भी आंखों से भी देख पाते हैं कि आगे क्या है। लेकिन फ्लाइट को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना होता है दो प्रकार के सिग्नल्स पर। एक जो उसे एटीसी भेज रहा होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और एक उसको जीपीएस जो भेज रहा होता है। एटीसी जीपीएस का डेटा और जमीन पर लगे हुए रडार के डेटा से मिक्स करके फ्लाइट को डेटा भेजता है। सोचकर देखिए कि जो डेटा फ्लाइट में जा रहा है वो डेटा भी बायस कर दिया गया है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ माल फंक्शन कर दिया गया है। इस तरह की न्यूज निकलकर आना शुरू हुई। दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा आम जन को सूचित किया जाना शुरू हुआ कि भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि जो हमारा ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है, अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फ्लाइट आनी है और दूसरी जानी है, तो इसको अगर आप अपने आसानी तरीके से करने लगे तो फ्लाइट वाले को आप फोन पर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हाँ भाई उतर जा, हाँ भाई चला जा। एक फिल्म है भारत में काफी प्रचलित है, धमाल मूवी, जिसके अंदर विजय राज हैं और वो एटीसी पर टावर पर बैठे हुए हैं और वो सूचना दे रहे होते हैं फ्लाइट को उतरने की, कि उतरने का सही समय नहीं, ये बटन दबाना था, ये नहीं दबाना था। बड़ा ही कॉमेडी सीन है। हालांकि मेरा आज कॉमेडी के बारे में विषय नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी एटीसी जो है वो फ्लाइट को सूचना दे रहा होता है। जब छोटा एटीसी होता है, यानी कि कम फ्लाइट उतरनी होती है, तो वो काम मैनुअली हो जाता है। लेकिन सोचिए ना, 800 फ्लाइट्स डिले हो गई हो 24 घंटे के अंदर, इसका मतलब है कि 800 फ्लाइट तो उतरना तय था। तो एक घंटे की औसत के हिसाब से भी अगर आप देखो तो कम से कम 30 से 35 फ्लाइट एक घंटे में उतरनी थी। और जब एक घंटे में इतनी फ्लाइट उतरनी थी, तो हर फ्लाइट का टेक ऑफ, लैंडिंग, रनवे पर लोकेशन, उनके लिए बे बनाना, उनका उड़ना, ये सब काम संचालित करने में तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। इसे करने के लिए ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम इस्तेमाल लिया जाता है, जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती हैं। पायलट्स बता देते हैं कि हाँ भाई हम लैंड हो गए हैं, तो वो सूचना खट से अंदर चली जाती है। दूसरा पायलट जैसे ही अपडेट होता है कि भाई हमने उड़ान भर ली है, तो वो मैसेज अपडेट हो जाता है। ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही होती हैं, डेटा आ रहा होता है, इससे आसानी होती है एटीसी को मैनेज करने में। लेकिन यही सिस्टम गड़बड़ा गया। तो ना केवल जो पायलट की स्क्रीन पर दिख रहा है वो गड़बड़ा गया, अपितु जिस मैसेजिंग के थ्रू ये सारा काम फैसिलिटेट होता है वो भी गड़बड़ा गया, जिससे मैनुअल काम करना पड़ा। यानी कि इंसानों को जुट जुट करके कि हाँ भाई इस फ्लाइट को आने दो, हाँ भाई इस फ्लाइट को जाने दो, एक बार में सारा कियोस क्रिएट हो गया। फ्लाइट डिले होने लगी, बहुत सी फ्लाइट्स को कैंसिल होना पड़ा। तो आप यहां देख सकते हैं इंडिगो की तरफ से ये मैसेज है, स्पाइस जेट की तरफ से मैसेजेस हैं, तमाम प्रकार की फ्लाइट्स ने मैसेज देने शुरू किए कि भाई कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते फ्लाइट डिले है, क्योंकि अब मैनुअली करना पड़ रहा है। लेकिन इससे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आसमान में इतनी सारी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, लेकिन वो रास्ते में नहीं टिक पा रही हैं। सोचकर देखिए कि आप दिल्ली आ रहे हो और आपके पास में फ्यूल की मान लीजिए कमी है, तो वो फ्लाइट क्या करेगी? वो फ्लाइट कहीं ना कहीं तो भटकेगी, भटकेगी, किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाने का प्रयास करेगी, हो सकता है वहां ना जा पाए तो रास्ते में क्रैश हो जाए। हद दर्जे की बात तो यह है कि कई फ्लाइट, मतलब सोचकर देखिए, दिल्ली दुनिया का 9वें नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, और ऐसे में हमारे स्टेशन पर, हमारे एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं वो गोल गोल घूमना शुरू कर दी हैं, अपनी जगह पर चक्कर काट रही हैं। उन्हें दिखाया जा रहा है यहां उतरो, लेकिन वहां पर कोई रनवे ही नहीं है। फ्लाइट रनवे पर आने की प्रयास में है, एटीसी मना कर दे रहा है क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मतलब स्थिति सोचिए, और जो यात्री सफर कर रहे हैं उनकी व्याकुलता सोचिए। जब आप फ्लाइट में सफर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि फ्लाइट लैंडिंग के समय जब होती है तो सबके मन में एक एंजाइटी होती है। आप लैंड करते करते आ गए, अचानक आपको कहा जा रहा है नहीं टिकना है, फिर हवा में उड़ गए, अब अनिश्चितता का माहौल है। फ्लाइट को चलाने वाला पायलट समझ नहीं पा रहा है। हमने अभी थोड़े दिन पहले जो गुजरात में अहमदाबाद में हादसा हुआ एयर इंडिया विमान का, उससे पूरा देश स्तब्ध था। सोचिए 800 फ्लाइट को एक साथ अगर बाधित कर दिया जाए तो कितने बड़े हमले की साजिश हो सकती है। अब यह विषय जिसको हम टेक्निकल ग्लिच मान रहे थे कि साहब हो सकता है एटीसी को मैसेज देने में दिक्कत आ गई हो, कोई सॉफ्टवेयर मिस्टेक हो गई हो, धीरे धीरे पता चलता है कि इसके सिग्नल्स को तोड़ मरोड़ दिया गया था। लेकिन हां, जब यह ऐसा होने लगता है तो फ्लाइट के अन्य सिस्टम जैसे रडार, वो बताता है कि आप रास्ता भटक गए हो। तो पायलट को पता चलता है कि भाई साहब हमको तो दिखा रहा है कि ये सही है। तो नीचे से एटीसी बोलता है अरे भाई रडार पर गलत दिखा रहे हो, तुम गलत चले गए हो। तो ऐसे में फिर इनको तुरंत कहा जाता है कि गलती हो चुकी है, स्पूफ हो गया है, तुम्हारे साथ किसी ने वो कर दिया है, दिक्कत खड़ी कर दी है, मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो जाओ। तो फिर ये मैनुअल ट्रांजैक्शन पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर टेलीफोनिकली, हाँ जनाब पहुंच जाएं क्या, आ जाएं क्या, हम कितना ऊंचाई पर उड़ रहे हैं जरा देखकर बताइए, रडार का देखकर बताइए। उस तरह की फिर इनके साथ कन्वर्सेशन होने लगते हैं। ठीक है, तो मैनुअली होने में फिर दिक्कतें आती हैं। लेकिन सोचिए कि ये कितनी भीषण स्थिति पैदा करने का प्रयास था
कि 12 घंटे तक पूरा की पूरा मामला बिगड़ गया। साइबर हैकर्स ने इस तरह का डेटा फ्लोट किया कि रास्ता लोग भूल गए, विमान गड़बड़ा गए। इस तरह से हवाई जहाज चक्कर काटने लगे, गोल-गोल घूमने लगे। सोचो 2 विमान आसमान में भिड़ जाते तो कितना बुरा हादसा होता। तो उम्मीद है कि आपको जीपीएस स्पूफिंग समझ में आई हो और इस स्पूफिंग को करने का तरीका समझ में आया हो। जीपीएस स्पूफिंग क्या पहली बार हुई? नहीं। कई बार प्रयास हुए हैं ऐसे। नवंबर 2023 से 25 के बीच में 465 बार हो चुका है। अमेरिका, रशिया, चाइना सभी बड़े देश जीपीएस स्पूफिंग जानते हैं, करते हैं। फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट हो या रशिया, यूक्रेन, ऐसे समय पर जीपीएस स्पूफिंग ये माना जाता है कि जो भी विवादित जगह है, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, वहां पर जीपीएस स्पूफिंग होती है। भारत के अंदर भारत का राजधानी दिल्ली है, अमृतसर, जम्मू, इन क्षेत्रों के अंदर जीपीएस स्पूफिंग की जाती रहती है। क्यों? क्योंकि दुश्मन प्रयास करता है कि मैं कोई हादसा कर पाऊं। अर्थात ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमारे पायलट्स को नहीं पता होता, लेकिन इतने बड़े स्केल पर हो जाए जिससे मामला गड़बड़ा जाए, ये कोई हमले से, साइबर हमले से कम नहीं होता है। अब सवाल बनता है, दुनिया के और देश जानते हैं तो वो क्यों यूज करते हैं इसका? जैसे रूस के द्वारा अक्सर जब पुतिन यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो पुतिन की यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि कोई ड्रोन जाकर पुतिन पर हमला ना कर दे या दूसरा कोई फाइटर जेट आकर हमला ना कर दे, वो पुतिन को सुरक्षा देने के लिए जीपीएस स्पूफिंग करते हैं कि पुतिन का जहाज तो उड़ रहा है, उसके पास तो मैनुअल कंट्रोल है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में पूरा, जैसे जीपीएस जैमर होते हैं ना, वो जैमर की जगह जीपीएस स्पूफिंग कर देते हैं कि हर किसी को लगता है कि पुतिन इस जगह उड़ रहे हैं। यानी मिसाइल को अगर पुतिन का हवाई जहाज टारगेट करना है, तो वो हवाई जहाज वहां ना दिखकर दूसरी जगह दिखता रहेगा, क्योंकि इतना दूर विजन तो होता नहीं है। लोकेशन की बात होती है, वो दूसरी जगह दिखना शुरू होती है। तो रूस जो है वो सुरक्षा के नाम पर पुतिन को जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू सुरक्षा देता है। ठीक है, ये होती है, कई बार सरकारें खुद करवाती हैं, ताकि मतलब इससे रूस को तो कहा ही जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पूफिंग होती है। और आजकल बहुत सस्ते में भी ये काम होने लगा है, जो कोई भी साइबर अपराधी बैठकर कर लेता है। इसलिए इस तरह की हरकतों की वजह से देश के अंदर बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हमारा डर इस बात पर नहीं था, हमारा डर इस बात पर भी था कि हमारा ऑटोमेटेड मैसेज स्विचिंग सिस्टम भी गड़बड़ा गया, जिसके माध्यम से हम फ्लाइट का रूट, फ्लाइट कब उड़ान भरेगी, लैंड करेगी, देरी की सूचना सब गड़बड़ा गई हमारी। तो यात्रियों को भी असुविधा होने लगी। ऐसे में सब कुछ बंद हो गया, एटीसी पर काम का बोझ बढ़ गया, देरी होने लगी, तमाम अव्यवस्थाएं पैदा हो गई, देश की इंसल्ट हुई, लाखों करोड़ों रुपए तो बर्बाद होते ही होते हैं, क्योंकि लोग नहीं जा पा रहे हैं तो दिक्कतें तो होती हैं। फिर नागरिक उड्डयन मंत्री यहां पहुंचते हैं, मंत्री मुआयना करते हैं, शाम तक पहुंचते पहुंचते अगले दिन ये मामला रिजॉल्व होता है। फिर फ्लाइट्स की तरफ से आना शुरू होता है कि वी आर वेरी मच थैंकफुल कि ये घटना हुई है। 7 तारीख को सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब दिल्ली में धमाके होते हैं या धमाका होता है, और वो धमाका जिसमें लोगों की जान चली जाती है, तो फिर अचानक दिमाग दौड़ने लगता है, यार दिल्ली में धमाका हुआ, आरडीएक्स बरामद हुआ, जीपीएस स्पूफिंग हुई, ये सब आपस में तो कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से एनएसए ने अपने स्तर पर इस जीपीएस स्पूफिंग की आज आईजीआई एयरपोर्ट पर जांच बिठा दी है। हमारे डोभाल साहब की टीम ने पहुंच करके इस पर विषय पर जांच बिठाना शुरू किया कि कहीं और गड़बड़ तो इस मामले के अंदर नहीं थी। अब मैं आपको यहां पर एक जानकारी और दे देता हूं। फिलहाल एयर इंडिया के साथ साथ जो और घटनाएं घटित हुई हैं वो क्या है? हाल ही में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है गुजरात एटीएस के द्वारा। ऐसे ही एक्सप्लोजिव जो बरामद हुए फरीदाबाद के अंदर, जो अपने आप में बड़ी न्यूज बनी, और दिल्ली में धमाके। इससे यह पता चल रहा है कि हमारे देश में कुछ बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग चल रही थी, कुछ बड़ा करने की निरंतर प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जो हमारी सजगता थी या जिस तरह से हम लोग सचेत थे, हम इन हमलों को टालते चले जा रहे थे। लेकिन हाँ, इतने बड़े स्केल पर जब प्लानिंग चल रही हो, ध्यान बटाने का प्रयास चल रहा हो, उस समय पर यह जो हमला हुआ है दिल्ली के अंदर, यह निश्चित ही देश के लिए एक सोचने का विषय है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आप लोगों को अंकित इंस्पायर इंडिया पर देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री का मैसेज स्पष्ट है कि इसके पीछे के जो षड्यंत्रकारी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह बात उन्होंने भूटान में खड़े होकर कही है। इसका मतलब देश पूरी तरह से, ऑल दोज रेस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये प्रधानमंत्री का संदेश है। अर्थात जो भी जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है साहब, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।